पूरा का पूरा रैकून सिटी तबाह हो चुका है। लोगों की आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा है। यहाँ इंसानों से लेकर जानवरों तक हर किसी में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब वे इतने आक्रामक हो चुके हैं कि किसी जिंदा इंसान को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और कच्चा चबा जाते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सालों पहले ही इस टी वायरस की बुनियाद रखी जा चुकी थी। उन दिनों क्लेयर और उसका भाई रैकून सिटी के एक अनाथालय में रहा करते थे। उस अनाथालय में एक अजीब सी महिला थी जो हर रात क्लेयर को दिखाई देती थी। जब क्लेयर ये बात अपने भाई से कहती तो वो इसे बस एक भ्रम समझकर टाल देता था। धीरे धीरे क्लेयर की उस महिला से दोस्ती हो गई जिसका नाम था लीसा। क्लेयर ने एक दिन लीसा से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लीसा ने जवाब दिया, मेरा घर यहीं नीचे है। इतने में डॉक्टर विलियम वहां पर आ जाते हैं और वो क्लेयर से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्लेयर को कुछ सूझ नहीं रहा होता। तभी उसका भाई उसके बचाव में आ खड़ा होता है और कहता है कि जब से हमारे पेरेंट्स गुजरे हैं क्लेयर को नींद में चलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर विलियम समझ जाते हैं कि क्रिस झूठ बोल रहा है, फिर भी वो उसकी सराहना करते हैं क्योंकि क्रिस अपनी बहन का बचाव कर रहा था। वर्तमान में क्लेयर एक डरावने सपने से चीख कर उठ जाती है। सपने में फिर से उसे लीसा दिखाई देती है। उसकी चीख सुनकर ट्रक ड्राइवर घबरा जाता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम नींद में इस तरह चीखती हो तो मैं तुम्हें कभी लिफ्ट ही नहीं देता। दरअसल क्लेयर अपने बचपन का वही डरावना सपना देख रही थी। अब वो 5 साल बाद रैकून सिटी वापस जा रही है अपने भाई से मिलने। रास्ते में ट्रक ड्राइवर कहता है, शहर की हालत अब बहुत खराब है। जब से अम्ब्रेला दवा कंपनी यहाँ से गई है सब कुछ बदल गया है। ज्यादातर लोग ये शहर छोड़कर चले गए। तुम्हारे भाई को भी ये बदहाल शहर छोड़ देना चाहिए। इन्हीं बातों के बीच उनका ध्यान बंटता है और अचानक एक लड़की उनके ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक उसे टक्कर मारता है और घसीटते हुए काफी दूर तक ले जाता है। हालत इतनी गंभीर होती है कि उस लड़की का बच पाना नामुमकिन था। क्लेयर कहती है, कोई कपड़ा लेकर आओ ताकि हम उसकी बॉडी ढंक सकें। हमें इसे शहर ले जाना होगा। मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है, वो सब संभाल लेगा। लेकिन ड्राइवर पीछे हटते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ने वाला। उसी वक्त अचानक उस लड़की की बॉडी में हरकत होने लगती है और वो खड़ी होकर वहां से चल देती है। क्लेयर और ड्राइवर उसे न पाकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच ड्राइवर का कुत्ता सड़क पर गिरे उस लड़की के खून को छांटने लगता है और वहीं से शुरू हो जाता है एक नया खतरा। क्लेयर को लगता है कि उस लड़की को मदद की जरूरत है। ड्राइवर कहता है कि तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हमें रैकून सिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है। असल में रैकून सिटी, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का घर हुआ करती थी, अब एक वीरान शहर बनकर रह गई है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अब एक नई जगह जा रहे हैं। यहाँ उनके बस कुछ गिने चुने आखिरी एम्प्लॉय है। उनके अलावा शहर में सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास शहर छोड़ने के पैसे नहीं हैं। ये है लियोन, जो आज रात पहली बार रैकून पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहा है। आज उसकी नौकरी की पहली रात है, लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। वो एक बार में बैठा है, बारटेंडर से कैजुअली बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नजर बारटेंडर की आंखों पर पड़ती है जहां से खून बह रहा होता है। लियोन हैरान रह जाता है। तभी बारटेंडर धीमे से कहती है, ये 2 हफ्तों से हो रहा है, लेकिन मैंने अब तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। इसी बीच अचानक एक तेज आवाज होती है, जैसे कोई चीज खिड़की से टकराई हो। खिड़की पर एक कौवा जोर से टकराया था। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि आने वाली तबाही की पहली अलामत थी। उधर ट्रक ड्राइवर क्लेयर को उसके तय जगह पर छोड़कर वापस लौट रहा था। तभी उसकी नजर अपने कुत्ते पर पड़ी। वो असामान्य तरीके से सुस्त और बीमार लग रहा था। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुत्ते ने अचानक उसको काट लिया। उधर क्लेयर अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने लॉक तोड़ने का फैसला किया, लेकिन घर के पड़ोसी लगातार उस पर नजर गड़ाए हुए थे। वे दोनों ही बीमार लग रहे थे। उनके हटते ही क्लेयर ने लॉक तोड़ा और अंदर दाखिल हो गई। अंदर उसे एक फोटो फ्रेम मिला जिसमें उसका भाई डॉक्टर विलियम के साथ नजर आ रहा था। इसी बीच क्रिस भी वहां आ पहुंचा। अपनी बहन को सामने देख वो ताना मारने लगा, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब डॉक्टर विलियम ने ही मेरा ख्याल रखा, इसीलिए इस फोटो को देखकर चिढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए बाप से भी बढ़कर है। वैसे तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? क्लेयर उससे हर एक गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हें बचाने यहाँ आई हूँ। फिर वो अपने दोस्त बेन की एक वीडियो प्ले करती है जिसे बेन ने एक चैट रूम में साझा किया था। वीडियो में बेन बता रहा होता है कि पूरे शहर को धीरे धीरे लगातार कई सालों तक जहर दिया गया है। सारा खेल पानी का है।
यहाँ के पानी में जहर मिलाया गया है। इसी वजह से यहाँ के इंसान, जानवर और बाकी जीव जंतु बीमार पड़ते जा रहे हैं। अम्ब्रेला वालों को लगा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। इसलिए वो इस शहर को छोड़कर चले गए। बेन को डर था कि अब वे लोग पूरे शहर के लोगों के साथ कुछ भयानक करने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद क्रिस गुस्से में क्लेयर से कहता है, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों ही पागल हो। तुम्हारी कही बातें बचपन में भी कभी सच नहीं होती थीं। इसलिए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम को अचानक एक कॉल आता है। कॉल सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो उठता है। अगले ही पल वो अपनी पत्नी और बेटी से कहते हैं, जरूरी सामान समेट लो, हमें अभी के अभी शहर छोड़ना होगा। इसी बीच शहर में अचानक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सायरन गूंज उठता है। लाउडस्पीकर से ऐलान होता है, सभी नागरिक अपने अपने घरों के अंदर रहें, यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये ऐलान सुनते ही क्रिस फौरन ड्यूटी पर निकल पड़ता है। इधर घर में क्लेयर को एक पानी की बोतल मिलती है जिस पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो बना होता है। क्लेयर समझ जाती है कि क्रिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सप्लाई का पानी पीता है। शायद इसी वजह से जहर का असर उस पर नहीं हुआ। इसी बीच अचानक उनके पड़ोसी का बेटा अंदर आता है और सीधा टेबल के नीचे जाकर छिप जाता है। दरअसल वो अपनी माँ से डरकर घर से भाग आया था। जब तक क्लेयर कुछ समझ पाती, इस लड़के की माँ कांच का विंडो तोड़कर किसी तरह क्लेयर उससे छुड़ाई और क्रिस की बाइक लेकर भाग निकली। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम चीफ ब्रायन आयरन्स को देखते हैं जो कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अगले ही पल वो सभी अफसरों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि उनके 2 ऑफिसर, मारनी और डूली, एक डेड बॉडी की जांच के लिए ऑन वॉल्ड स्पेंसर की हवेली पर गए थे। मरने वाला शख्स स्पेंसर ही था जिसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की नींव रखी थी और उसकी मौत उसी की हवेली में हुई थी। मारनी और डूली वहां गए थे, लेकिन अब आधी रात हो चुकी है और वो अभी तक लौटे नहीं हैं। रेडियो पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। आखिर वो हैं कहां और ये अलार्म लगातार क्यों बज रहे हैं? चीफ को हर हाल में इसका पता लगाना था। इसी बीच वेस्कर नाम का एक ऑफिसर अपने पेजर पर एक मैसेज पढ़ता है, मामला गंभीर है, तुरंत अपना लॉकर चेक करो। इसके बाद मरीनी और डूली को ढूंढने के लिए एक 5 लोगों की टीम बनाई जाती है। रिचर्ड, जिल, वेस्कर, क्रिस और विकर्स। निकलने से पहले वेस्कर अपना लॉकर चेक करता है जिसके अंदर एक डिवाइस था जिसमें मैसेज आया था कि आज सुबह 6 बजे रैकून सिटी को खाक में मिला दिया जाएगा। वेस्कर ये बात सिर्फ अपने तक ही रखता है और वे हेलीकॉप्टर लेकर ब्रावो टीम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार में था। उसकी पत्नी उसके बदले हुए रवैये से डरी हुई थी। जब उसने सवाल किया तो विलियम गुस्से में बोला, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेरी सालों की मेहनत बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसी तनाव के बीच विलियम ध्यान भटका बैठता है और उनकी कार सामने से आ रही क्लेयर की बाइक से टकराने से बाल बाल बचती है। क्लेयर और विलियम एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। विलियम की आंखों के सामने पुरानी बातें घूमने लगती हैं, कैसे उसने क्लेयर से झूठ बोला था और उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। कुछ देर तक एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, फिर बिना कुछ कहे विलियम अपने रास्ते निकल जाता है। क्लेयर की नजर एक औरत पर पड़ी जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा बेहद अजीब लग रहा था। क्लेयर कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो ट्रक तेजी से उनके सामने से गुजरता है। ट्रक ड्राइवर की हालत भी कुछ वैसी ही थी, आंखें खून जैसी लाल और शरीर बीमार व थका हुआ लग रहा था। रात के 1 बज रहे थे। दूसरी तरफ रैकून सिटी पुलिस स्टेशन में लियन हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए कुर्सी पर सोया हुआ था। उसी वक्त वो ट्रक तेज रफ्तार में आता है और सीधे पुलिस स्टेशन के मेन गेट के सामने पलट जाता है। ट्रक के पिछले हिस्से में भरे फ्यूल में आग लग जाती है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को हिला देता है, लेकिन लियोन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसी आग की लपटों में घिरा ट्रक ड्राइवर धीमे धीमे चलते हुए लियोन की ओर बढ़ता है। तभी चीफ ब्रायन अचानक ड्राइवर को गोली मार देते हैं। लियोन गोली की आवाज सुनकर अचानक उठता है और तब जाकर उसको सारी बातें पता चलती है। ब्रायन कहते हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं, इसलिए पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे लॉक कर दो। शहर में कुछ भयानक हो रहा है। फोन, रेडियो, मोबाइल कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं यहां से जा रहा हूं, अब तुम यहां के इंचार्ज हो। एक तो आज ब्रायन का पहला दिन था, ऊपर से ये आफत। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। दूसरी तरफ ब्रावो टीम को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पर उनकी जीप मिली जिसका बुरा एक्सीडेंट हुआ था और जीप पलट चुकी थी। अल्फा टीम फौरन हेलीकॉप्टर जंगल में लैंड करके वहां का निरीक्षण करने पहुंची,
लेकिन मरीनी और डूली दोनों जीप के अंदर नहीं थे। इतने में एक कौवा उस जीप पर आकर बैठा जिसकी हालत बहुत गंभीर लग रही थी। जिल ने तुरंत उसे गोली मार दिया। इसी बीच उन्हें एक सुराग मिला जिससे अंदाजा लगा कि शायद मारिनी और डूली उसी दिशा में गए होंगे, इसलिए ये भी उसी ओर निकल पड़े। आगे चलकर उन्हें एक विशाल हवेली दिखाई दी। यही वो हवेली थी जो ऑनवॉल्ड स्पेंसर की थी, वही शख्स जिसने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की नींव रखी थी। अल्फा टीम पूरी सतर्कता के साथ हवेली में दाखिल होती है और दो के समूह बनाकर मारिनी और डूली की तलाश शुरू कर देती है। उधर चीफ ब्रायन को शहर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। कुछ नकाबपोश सोल्जर्स उनकी कार पर अचानक गोलियों की बौछार कर देते हैं। दरअसल अब रैकून सिटी में पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फोर्स अब किसी भी सिविलियन को शहर से बाहर नहीं जाने देगी। रात के 1:30 बज चुके हैं। रैकून सिटी के लोगों पर अब टी वायरस पूरी तरह हावी हो चुका है। उधर चीफ ब्रायन हार पछताकर वापस पुलिस स्टेशन लौट आते हैं। वो जैसे ही अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर बाहर निकलते हैं, तभी कहीं पास से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये वही कुत्ता होता है जिसने उस संक्रमित लड़की का खून चाटा था। उसका आक्रामक रवैया देखते ही ब्रायन घबरा जाता है और डर के मारे उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और तभी वो कुत्ता शिकार के अंदाज में उसकी ओर बढ़ता है। उसी वक्त क्लेयर वहां पहुंचती है और फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करके उस कुत्ते को मार गिराती है। इसी बीच लियोन क्लेयर पर गन पॉइंट कर सरेंडर करने को धमकाता है। तब जाकर क्लेयर उन्हें अपना परिचय देती है। कहती हैं कि मैं ऑफिसर क्रिस की बहन हूं और उसे लेने आई हूं। चीफ ब्रायन को याद आता है उसने क्लेयर के बारे में उसके भाई क्रिस से सुना था। ब्रायन उन्हें शहर की हालत बताते हुए कहते हैं कि अम्ब्रेला वालों ने शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हालात बेहद खराब हैं और यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए हमें अल्फा टीम को ढूंढना होगा, जिसमें तुम्हारा भाई भी है। उनके पास एक हेलीकॉप्टर है और यही हमारी इकलौती उम्मीद है। निकलने से पहले वो हथियार लेने आर्म्स हाउस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ स्पेंसर हवेली के एक कोने से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। क्रिस जाकर देखता है तो एक बीमार शख्स ऑफिसर मरीनी का खून पी रहा होता है। समय रहते हुए उस ज़ोंबी बन चुके शख्स को शूट तो कर देते हैं, लेकिन मरीनी नहीं बच पाता। तभी मरीनी के साथ आए ऑफिसर डूली का रिवॉल्वर रिचर्ड को फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ज़ोंबीज उस पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच क्रिस भी बुरी तरह फंस जाता है। देखते ही देखते वहां ज़ोंबीज की भरमार लग जाती हैं, जो विकर्स को कच्चा चबा जाते हैं। क्रिस किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उधर विकर्स मस्त हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। इधर वेस्कर को उसके डिवाइस पर लगातार मैसेज मिल रहे होते हैं और वो उन्हीं मैसेज को फॉलो करता हुआ एक पियानो तक पहुंचता है। जिल बार बार उससे सवाल करती है, लेकिन वेस्कर उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। वो पियानो पर उस कोड को प्ले करता है जो मैसेज में बताया गया था, जिससे एक खुफिया कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उसी वक्त विकर्स का हेलीकॉप्टर वहां आकर क्रैश हो जाता है। किसी तरह जिल और वेस्कर इस भयानक हादसे में बाल बाल बच जाते हैं। यहीं पर उन्हें एक खुफिया सुरंग के बारे में पता चलता है। अंदर जाने से ठीक पहले वेस्कर आखिरकार जिल को सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, जब अम्ब्रेला ने रैकून सिटी में अपना सारा ऑपरेशन बंद करना शुरू किया। उसी वक्त किसी अनजान खुफिया एजेंसी ने वेस्कर से संपर्क किया था। वो बस कुछ लोग थे जो चाहते थे कि अम्ब्रेला की असलियत दुनिया के सामने आ जाए। वेस्कर ये सब पैसों के लिए कर रहा था और अब शायद वे दोनों उसी एजेंसी के जरिए इस शहर से बाहर भी निकल सकते थे। जिल को ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं आता। वो उलझन में पड़ जाती है कि आखिर अम्ब्रेला ने शहर के लोगों के साथ ऐसा क्या किया। तभी एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है और जिल को बस एक झलक में ही सब कुछ समझ आ जाता है। वो कहती है, तुम्हारे इस मिशन से जरूरी क्रिस और रिचर्ड की जान है। वो हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन वेस्कर उसकी एक नहीं सुनता और बस अपने मिशन पर आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन, लियोन और क्लेयर अभी पुलिस स्टेशन से निकले भी नहीं थे कि हजारों ज़ॉम्बी गेट तोड़कर अंदर घुस आए। ब्रायन, लियोन और क्लेयर को लेकर पुलिस स्टेशन के पीछे वाले गेट की तरफ भागता है। इस दौरान क्लेयर ज़ॉम्बीज से उन्हें कवर देती है। पिछले 5 सालों में उसने सिर्फ बंदूक चलाना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सीख लिया था। पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे वो अनाथालय था जहां पर क्लेयर का बचपन बीता था। अनाथालय के अंदर कदम रखते ही बचपन की कुछ यादें उसके जहन में घूमने लगती हैं। अगले ही पल वो ब्रायन से पूछती है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? ब्रायन जवाब देता है
यहाँ से एक सुरंग ऑनवॉल्ड स्पेंसर की हवेली तक जाती है। बस हमें उसे ढूंढना है। क्लेयर को शक होने लगता है कि ब्रायन का अम्ब्रेला वालों से कोई न कोई संबंध है, तभी तो उसे इस खुफिया सुरंग के बारे में पता है। यकीनन अम्ब्रेला वाले यहाँ के राज को छुपाने के लिए चीफ को घूंस देते थे, लेकिन अंत में उन्होंने उसी चीफ को मरने के लिए छोड़ दिया। इन्हीं उलझनों के बीच अनाथालय की छत पर किसी भारी भरकम जानवर के चलने की आवाज आती है। लियोन का ध्यान उस ओर जाता है। तभी अचानक वो अपने पास लीसा को खड़ा देखता है और घबराकर उस पर गण तान देता है। लीसा इशारे से उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि उसे छत पर मंडराते खतरे का अंदाजा है। लेकिन लियोन उसके इशारों पर ध्यान नहीं देता और जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाने की गलती कर बैठता है। एकाएक लीसा वहां से गायब हो जाती है और तभी वो टायरेंट ब्रायन को अपने लंबे जीभ में लपेटकर चीर फाड़ डालता है। लियोन और क्लेयर उस टायरेंट को देख डरकर भागने लगते हैं। टायरेंट उनका पीछा करता है और लियोन के पैरों में अपनी लंबी जीभ फंसाकर गिरा देता है। क्लेयर उसे बचाने के लिए टायरेंट पर सारी गोलियां दांग देती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो लियोन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय लीसा आकर उसे बचा लेती है और अकेले ही टायरेंट से भिड़ जाती है। दरअसल अम्ब्रेला ने एक शक्तिशाली जैविक हथियार टायरेंट को भी एक्टिवेट कर दिया है, ताकि कोई भी सबूत रैकून सिटी से बाहर न जा सके। लेकिन लीसा बहादुरी से लड़ते हुए उस टायरेंट को मार गिराती है। इसके बाद वो क्लेयर के पास आती है और कहती है, पुराने दोस्त, मैं तुम्हें पहचान गई। क्लेयर उसे देख भावुक हो जाती है और मदद की गुहार लगाती है। हमें स्पेंसर हवेली जाना है, क्या तुम हमें वहां ले चलोगी? क्लेयर के इस सवाल पर लीसा उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां से बरसों पहले क्लेयर डॉक्टरों को दांत काटकर अनाथालय से भाग निकली थी, क्योंकि डॉक्टर विलियम क्लेयर पर भी एक्सपेरिमेंट करने वाला था। वर्तमान में लीसा उसे एक पुरानी चाबी देती है, उस दरवाजे की चाबी जिसके नीचे स्पेंसर हवेली तक जाने वाला खुफिया रास्ता छिपा हुआ था। क्लेयर दिल से लीसा को हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहती है और फिर लियोन को साथ लेकर वहां से निकल पड़ती है। अब सुबह के 4:23 हो चुके हैं और क्रिस अब तक ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए किसी तरह जिंदा बचा हुआ है। गोलियों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज उसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं और वो एक एक करके उन्हें गिराता जा रहा है। लेकिन लगातार फायरिंग करते करते आखिरकार उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। मजबूरन वो दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हावी हो जाते हैं। इसी बीच ऐन वक्त पर जिल आकर उसे बचा लेती है। क्रिस हाँफते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। जिल उसे बताती है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, विकर्स मारा गया, वेस्के ने हमें धोखा दिया, वो हमें अकेले छोड़कर भाग गया। जिल आगे कहती है, हमें उसके पीछे जाना होगा क्योंकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता जानता है। उधर क्लेयर और लियोन एक लिफ्ट से होकर उस जगह पहुंचते हैं जहां अम्ब्रेला वाले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अनाथालय से मासूम बच्चों को उठाकर यहीं लाया जाता था। वहां रखे एक रजिस्टर में हजारों बच्चों के नाम दर्ज थे। उन्हें देखकर क्लेयर आपे से बाहर हो गई लियोन किसी तरह उसे संभालता है और फिर दोनों अल्फा टीम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वेस्कर उस खुफिया सुरंग से होकर काफी दूर निकल चुका है। इसी बीच हम डॉक्टर विलियम और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी पत्नी और बेटी डरी सहमी एक कोने में बैठी हैं, क्योंकि विलियम एक जुनूनी वैज्ञानिक है जिसे अपने एक्सपेरिमेंट के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। वो आखिरी के कुछ घंटे में भी जी वायरस को परफेक्ट करने की कोशिश में पूरी तरह डूबा हुआ है। तभी अचानक वेस्कर वहां पहुंच जाता है। उसकी नजर जी वायरस की उन शीशियों से भरे बॉक्स पर पड़ती है। उसे सिर्फ वही बॉक्स चाहिए था, यही उसका असली मिशन था। लेकिन विलियम अपनी सालों की मेहनत ऐसे ही किसी के हाथों जाने देने वाला नहीं था। वो चालाकी से वेस्कर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वेस्कर पलटकर उसे लगातार 3 गोलियां मार देता है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। ये देखकर विलियम की पत्नी और बेटी रोने बिलखने लगती हैं। विलियम लहूलुहान हालत में अपनी पत्नी की तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, जी वायरस मुझे इंजेक्ट करो। उसकी पत्नी फौरन बॉक्स खोलती है और शीशी उसे दे देती है। तभी विलियम उसे अपनी गन भी थमा देता है। वो वेस्कर पर गोली चलाने की नाकाम कोशिश करती है और उसी दौरान मारी जाती है। ये सब देख उनकी बेटी डर से कहीं छिप जाती है। वेस्कर बॉक्स उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक विलियम खुद को जी वायरस इंजेक्ट कर चुका होता है। गुस्से में वेस्कर फिर से 2 गोलियां उसके सीने में उतारता है और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी पीछे से विलियम की बेटी उस पर गन पॉइंट कर लेती है। वेस्कर पलटकर उसे देखता है, लेकिन गोली नहीं चलाता। उसी पल पीछे से जिल आ जाती है और वेस्कर को गोली मार देती है। अगले पल जिल को पछतावा होने लगता है। वो कहती है, हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। मगर वेस्कर समझ चुका है कि उसके पास वक्त नहीं बचा। वो मुश्किल से बोलता है, अम्ब्रेला वाले सुबह 6 बजे इस पूरे सिटी को तबाह कर देंगे।
तुम लोगों को जल्दी निकल, इस जगह के नीचे एक ट्रेन टनल है, वो तुम्हें पहाड़ों के पार गेटलिन तक पहुंचा देगा। अगले ही पल वेस्कर की मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद वे नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अटका हुआ होता है, जिससे क्रिस बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और वे झट से छिप जाते हैं। ये आवाज दरअसल विलियम की कराहने की होती है। जी वायरस अब उसके शरीर पर असर दिखाना शुरू कर चुका था। पल भर में वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसकी देह पर असंख्य आंखें उभर आती हैं। उधर क्लेयर और लियोन भी स्पेंसर हवेली तक पहुंच चुके होते हैं। इसी दौरान विलियम क्रिस को ढूंढ निकालता है और उसे मारने से पहले ताना मारता है, तुम्हारी बहन इतनी समझदार निकली और तुम इतने बेवकूफ। तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं थे, बस एक प्यादा थे। तभी ऐन वक्त पर क्लेयर वहां पहुंचकर अपने भाई की जान बचा लेती है। दोनों मिलकर विलियम को खत्म करते हैं और फिर एकजुट होकर टनल के अंदर जाते हैं, जहां पर सचमुच एक ट्रेन होती है। सुबह के 5:55 हो चुके हैं, यानी अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उधर विलियम का शरीर एक बार फिर हरकत करने लगता है। वहीं लियोन किसी तरह ट्रेन स्टार्ट करता है और सब वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही सुबह बजते हैं, पूरी जगह तबाह होना शुरू हो जाती है। अगले ही पल धूल और मलबे का एक विशाल गुब्बार तेजी से ट्रेन की ओर बढ़ता है और उसे जोरदार टक्कर मारता है, जिससे ट्रेन टनल के अंदर ही रुक जाती है। तभी विलियम, जो अब पूरी तरह एक विकराल टायरेंट बन चुका होता है, ट्रेन की छत फाड़कर अचानक क्लेयर को दबोच लेता है। क्लेयर तुरंत चाकू से टायरेंट की एक आंख फोड़ देती है, जिससे वह तड़पकर उसे दूर फेंक देता है। अगले ही पल क्रिस उसकी बाकी आंखों को निशाना बनाना शुरू करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी वक्त लियोन ट्रेन के अंदर कहीं से एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और एक सटीक वॉर से लियोन टायरेंट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए पूरे रैकून सिटी पर एक परमाणु बम गिरा देती है, जिससे पूरा शहर राख में बदल जाता है। इसके ठीक बाद हमें रैकून सिटी का मौजूदा हाल दिखाया जाता है। अम्ब्रेला की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में एक भी सिविलियन सर्वाइवर नहीं बचा, लेकिन उन्हें कहा पता था उनकी हर काली करतूत का सबूत लेकर अल्फा टीम और 2 अन्य सिविलियन बच निकले हैं।